जय हिंद साथियों। एनसीईआरटी के इस सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग करेंगे क्लास, आप लोग को पता है कि हम लोग क्लास 6 to 12 का सीरीज चला रहे हैं। उसमें क्लास 6 से हम लोग स्टार्ट किए हैं पॉलिटी और हिस्ट्री। तो आज पॉलिटी का पार्ट 3 हम लोग आज करेंगे। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का ओल्ड एनसीईआरटी से जो नोट्स है हम लोग का, उससे हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले है कि सरकार क्या है। तो सरकार क्या है? तो सरकार का अर्थ होता है कि कुछ निश्चित व्यक्तियों का समूह होता है जो राष्ट्र तथा राज्यों में निश्चित काल के लिए निश्चित पद्धति द्वारा शासन करते हैं। इनके अंग हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कहने का मतलब है कि सरकार में निश्चित व्यक्तियों का समूह होता है सरकार, अच्छा, जो राष्ट्र और राज्यों में एक निश्चित समय के लिए आते हैं, निश्चित समय के लिए चुने जाते हैं और निश्चित पद्धति द्वारा शासन करते हैं। देखिए, पद्धति यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। सरकार में शासन करने का पद्धति बहुत सारा हो सकता है, क्योंकि देश या लोकतांत्रिक देश भी हो सकता है, राजतंत्र, सैनिक शासन बहुत तरह का हो सकता है और सब अपना अपना तरीके से सरकार को चलाती है। मतलब पद्धति सभी का अलग अलग है। देखिए थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। लोकतांत्रिक देश मतलब लोकतंत्र या राजतंत्र भी हो सकता है या सैनिक शासन भी हो सकता है। सब लोग अपने तरीके से सरकार को चलाते हैं। अच्छा, लोकतांत्रिक में होता है, इसमें निर्णय लेने की शक्ति होता है जो लोगों के पास ही होता है। जैसे अपना प्यारा भारत हो गया, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, है ना, ये सब में क्या है, लगभग 56 कंट्री है जिसमें लोकतंत्र है। वर्तमान में लगभग 56 कंट्री ऐसे हैं जिसमें लोकतंत्र पाया जाता है, लोकतंत्र व्याप्त है। ठीक है, उसमें सबसे बड़ा अगर लोकतंत्र कहा जाए, लोकतंत्र में सबसे बड़ा हमारा देश भारत ही है। सबसे पुराना पूछे तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका सबसे पुराना लोकतंत्र है। और सबसे बोले कि सबसे ज़्यादा अगर सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन है तो अपना भारत। ठीक है, अच्छा, ऐसे तो सबसे पुराना भी हम ही लोग हैं, लेकिन जो चला आ रहा है जैसे मॉडर्न एज में अगर बात किया जाए तो सबसे पुराना अगर पूछे तब तो अमेरिका दीजिएगा आंसर उसका। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है राजतंत्र। राजतंत्र होता है, इसमें राजा सर्वोपरि होता है। ये राजतंत्र में राजा सर्वोपरि होता है। इसमें अभी वर्तमान में जैसे ओमान, सऊदी अरब, वेटिकन सिटी, ये सब राजतंत्र के उदाहरण हैं। यहाँ सब राजतंत्र है। इस यहाँ सैनिक शासन देखिए, सैनिक शासन में यहाँ वहाँ के जो सैनिक होते हैं उसका मतलब सेना का शासन होता है। सैनिक शासन वहाँ का सेना का शासन होता है। जैसे म्यांमार, अफ़गानिस्तान है, जो हमारा जो पड़ोसी अभी जो म्यांमार है वहाँ भी सैनिक शासन ही है। अफ़गानिस्तान भी इसमें आ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कह रहा है कि सरकार के स्तर, सरकार के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर इसका संबंध पूरे देश से होता है। राष्ट्रीय स्तर के सरकार की बात किया जाए तो इसका संबंध पूरे देश से होता है। इसे हम केंद्र सरकार कहते हैं। ठीक है, यानी केंद्र सरकार पूरे देश का होता है। राज्य स्तर पर यह सरकार किसी विशेष राज्य का संचालन करती है, इसे राज्य सरकार हम लोग कहते हैं। स्थानीय स्तर पर गांव शहर के प्रशासन को संभालती है। स्थानीय स्तर पर यह क्या करती है कि गांव और शहर के प्रशासन को संभालती है, जिसे पंचायत या नगर पालिका के नाम से जाना जाता है। देखिए अभी जब बीपीएससी हाल फिलहाल में हुआ उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था कि सरकार के सबसे छोटी इकाई, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि क्लास 6 से। अब पूछता है कि यहाँ से कैसे क्वेश्चन आ सकता है, तो ऐसे ही देखिए क्लास 6 से क्वेश्चन आया हुआ था इस बार बीपीएससी में कि सरकार की सबसे छोटी इकाई जो आपके सामने है, पंचायत या नगर पालिका। ठीक है, तो क्वेश्चन यहीं से रहता है, मतलब एनसीईआरटी से ही रहता है। क्लास 6 से भी क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि क्लास 6 से क्वेश्चन नहीं रहेगा, क्लास 6 से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट हो जाता है, तो इसका इम्पोर्टेंस यहाँ पे बढ़ जाता है। चलिए आगे, सरकार के कार्य।
सरकार को बहुत सारे कार्यों का संचालन करना पड़ता है। छोटे व बड़े हर प्रकार के कार्यों की जिम्मेवारी सरकार की होती है। छोटा कार्य है या बड़ा कार्य है, हर प्रकार की जिम्मेवारी सरकार की होती है। यहाँ हम आपको सरकार के कुछ महत्वपूर्ण कार्य को बता रहे हैं। जैसे सरकार के कार्य क्या क्या है, तो कानून बनाना और तथा निर्णय लेने का काम सरकार करती है। शासन व्यवस्था को लागू भी सरकार करती है और सामाजिक मुद्दे पर कार्यवाही करना भी उसका काम है और राष्ट्र हित को सुनिश्चित करना भी काम है और जन कल्याण आदि कार्य भी करने का काम करती है सरकार है। इसमें मुख्य भूमिका निभाती है कौन कौन, तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों को संयुक्त रूप से समन्वय स्थापित तीनों में संयुक्त रूप से समन्वय स्थापित करते हुए और सरकार ये सब कार्यों को संपादित करती है। ठीक है, अच्छा आगे देखिए। सरकार कानून बनाती है और उसे लागू भी करती है। सभी लोग उसे मानने के लिए बाध्यकारी होते हैं। कानून भी बनाएगी, जैसे संसद कानून बनाती है ना, और उसे लागू जब सरकार करती है तो उसे सभी लोगों को मानना बाध्यकारी हो जाता है। सरकार के प्रकार के बारे में अब जानेंगे। सरकार को निर्णय लेने और कानून का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है सरकार को, तो इसका उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ सरकार कैसी है, किस प्रकार की सरकार है, उस पर निर्भर करेगा। लोकतंत्र में निर्णय तो लोगों के पास होता है, राजतंत्र में राजा के पास होता है, सैनिक शासन में सैनिक को होता है। इसलिए कह रहा है कि कैसा सरकार है इस पर निर्भर करता है कि वहाँ कानून बनाने की शक्ति कैसा है, किसके पास है, ये वहाँ के सरकार पर निर्भर करता है। विश्व भर में अलग अलग प्रकार की सरकारें हैं, लेकिन हम आपको दो मुख्य सरकारों के बारे में बताते हैं। पहला है लोकतांत्रिक सरकार। लोकतांत्रिक सरकार में इसमें निर्णय लेने की शक्ति लोगों को प्रदान की जाती है, अर्थात जनता के प्रतिनिधि वास्तविक शक्ति का स्रोत जनता है तथा निर्णय उनके प्रतिनिधियों द्वारा लिए जाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट तो जनता इसमें भाग लेता नहीं है। तो जनता क्या करता है कि अपना एक प्रतिनिधि को चुन देता है। जैसे भारत में राज्यों में जब विधानसभा का चुनाव होता है तो विधायक चुने जाते हैं, एमएलए जिसको बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के जो होते हैं एमएलए, तो उनका जब चुनाव होता है तो तो उसका जो चुनाव होता है तो वो जनता उसको चुनते हैं और जनता फिर प्रतिनिधि जो होते हैं वो फिर अपना सरकार को चुनते हैं। मतलब कि वास्तविक शक्ति कहीं ना कहीं जनता के पास ही रहे, क्योंकि प्रतिनिधि को जनता ही चुन रहे हैं। जैसे अगर केंद्र में सरकार को चुनना रहे तो जो एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसका चुनाव आम जनता लोग ही करती है और फिर वो जो सरकार फिर जनता के प्रतिनिधि हो जाते हैं एमपी, और एमपी फिर सरकार को चुनते हैं केंद्र में। इस प्रकार से यहाँ लोकतांत्रिक सरकारें चलते रहती हैं। ठीक है, सरकार के अंदर मुख्य रूप से कह रहा है कि सरकार के अंदर मुख्य रूप से दो प्रकार, मतलब सरकारें दो प्रकार से होती हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। कह रहा है लोकतंत्र सरकार के अंदर मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। लोकतंत्र सरकार एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र हो सकता है या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हो सकता है। प्रत्यक्ष भी या अप्रत्यक्ष भी। प्रत्यक्ष के उदाहरण कौन सा है, तो यहाँ पे प्रत्यक्ष के उदाहरण स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, लेकिन हम लोग के यहाँ अप्रत्यक्ष है, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट नहीं चुनते हैं सरकार को, हम लोग उसका अपना एक प्रतिनिधि चुन देते हैं और प्रतिनिधि लोग मिलके फिर सरकार को चुनते हैं। इसलिए हम लोग के यहाँ अप्रत्यक्ष और स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम लोग राजतंत्र के बारे में जानते हैं। इस प्रकार की सरकार के अंतर्गत निर्णय लेने की शक्ति राजा या रानी के पास होती है और जनता से निर्णय नहीं लिया जाता। इसे हम निरंकुश शासन व्यवस्था भी कह सकते हैं। किसी राजतंत्र को निरंकुश शासन व्यवस्था भी कह सकते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि निरंकुश शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, और इसमें यहाँ ऑप्शन दे देगा लोकतांत्रिक सरकार, राजतंत्र, ऐसे करके 4 को ऑप्शन देगा, इसमें से कौन नहीं है कर देगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि राजतंत्र को निरंकुश शासन व्यवस्था भी कहा जाता है। आगे देखिए, भारतीय लोकतंत्र।
भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इसकी मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपना नेता चुनने की शक्ति होती है, अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है। इसलिए लोकतंत्र लोगों का शासन है। लोकतंत्र लोगों का शासन इसलिए है क्योंकि लोकतंत्र ही शक्ति देता है कि वो अपना नेता को खुद चुने, मतलब आम जनता चुनती है। इसमें भारत विश्व के सबसे बड़ा लोकतंत्र है जिसके अंतर्गत लोग अपना प्रतिनिधि वोट के माध्यम से चुनते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र के बारे में जानिए। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कहते हैं। लोकतांत्रिक सरकार को क्या प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कहते हैं। इसमें लोग सीधे भाग नहीं लेते बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। जैसे हमारे यहाँ मतलब भारत में यही चलता है। अच्छा, सफ्रेज मूवमेंट, इसका अर्थ होता है वोट देने का अधिकार। सफ्रेज मूवमेंट के मतलब होता है वोट देने का अधिकार। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महिलाओं ने मत डालने के लिए संघर्ष किया कि हम लोग भी मत डालेंगे, क्योंकि पहले महिलाओं को यह अधिकार प्राप्त नहीं था। प्रथम विश्व युद्ध के पहले यह अधिकार प्राप्त नहीं था। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं। तो अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला। सबसे पहले अमेरिका में ही महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था 1920 में। उसके बाद इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1928 में मिला। ठीक है, पहले अमेरिका में 1920 मिला 1920 में, और इंग्लैंड में मिला 1928 में। आगे देखिए। बस दोस्तों इतना ही था। आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है और ये चैप्टर ख़त्म हो गया। सरकार क्या है, मतलब पॉलिटी का क्लास जो पार्ट 3 था समाप्त हो चुका। और इसी प्रकार से हम लोग बढ़ते बढ़ते क्लास 12 तक के जाएंगे और जितना भी NCERT में मेन सब्जेक्ट है सभी को हम लोग ख़त्म भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ विदा लेते हैं और कल सुबह में फिर मिलते हैं हम लोग। जब तक के लिए गुड नाइट।